नमस्कार दोस्तों। आज हम करंट जीके की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पुरातत्व सर्वेक्षण में किस स्थान पर 1200 साल पुराने दो लघु स्तूपों की खोज की है? तो ये खोज हुई है नालंदा में। अब अपन बात करते हैं कि ये स्तूप होते क्या और किससे संबंधित है। तो स्तूप है बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध से संबंधित स्थल होते हैं, उनको स्तूप कहते हैं। स्तूपों की आकृति की बात करें तो इस प्रकार के स्तूप होते हैं। और अब अपन बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की है। एएसआई ने की है। और ये नालंदा महाविहार के परिसर के सराय में लगभग जो भू निर्माण हो रहे थे ना, उन भू निर्माण के अंतर्गत ये दो नए लघु स्तूपों की खोज की गई है। अब इन स्तूपों का महत्व क्या है? तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो इन स्तूपों के पहला इम्पोर्टेंस है रिलीजियस, मतलब धार्मिक। और धार्मिक इम्पोर्टेंस में बुद्ध के जो अवशेष हुए, अवशेषों की पूजा हुई, सुरक्षा के लिए स्तूपों का निर्माण हुआ, फिर पवित्र स्थान है, बाद में मठ के साथ साथ इनके चैत्यों को शामिल किया गया है। अब इसके बाद में अपन बात करें तो इनका है दूसरा दार्शनिक, फिलोसॉफिकल एंगल। तो दार्शनिक की बात करें तो इनमें ध्यान, स्मारक, इनसे संबंधित जो भी चीज़ें होती है ना, तो उस एंगल को इन स्तूपों के द्वारा जाना जाता है। फिर तीसरी बात करते हैं अपन, वो है प्रतीकात्मक। और चौथा और लास्ट एंगल बात करें तो अपन ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक में भारत के अंदर विभिन्न राजवंश होते हैं, उनके बारे में ये जानकारी देते हैं, जैसे कि मौर्य काल हुआ, उनसे संबंधित हुआ, और सातवाहन। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में शादी के लिए लड़के और लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए? फिलहाल में ये मुद्दा पिछले 5-6 महीने से हॉट टॉपिक बना हुआ है। इसके अंतर्गत यह बहस मुख्यतः छुड़ी है कि क्यों ना लड़की और लड़के की उम्र को बराबर कर दिया जाए। यदि हर क्षेत्र के अंतर्गत अपन बात करते हैं कि एक महिला और पुरुष की समानता हो, तो उस लिहाज से लड़के की उम्र को क्यों ना 21 वर्ष कर दिया जाए। फिलहाल हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन सही होता है। इससे संबंधित अपन अन्य मुद्दों पर बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अंतर्गत घोषित किया था कि यदि एक मुस्लिम लड़की अपने युवा अवस्था में होती है तो उसे शादी करने या वर चुनने की स्वतंत्रता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। तो इस याचिका को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ये सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा है कि इस तरह के कानून गलत दिशा की ओर समाज को ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो यहाँ पर दो बात हो रही है, एक हो रही है हिंदू मैरिज एक्ट की और दूसरा है मुस्लिम पर्सनल लॉ। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी की उम्र 21 और 18 है और उनके अंतर्गत कानूनी समानता नहीं है, मतलब दोनों में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में समानता नहीं है कानून के अंतर्गत। अपन अब बात करें कि भारत में विवाह की आयु निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत समुदायों के कानून हैं। समुदाय अपने हिसाब से पहले के कानून तय है, उनके हिसाब से ही शादियाँ होती है। बाल विवाह निषेध कानून ये लड़की की निर्धारित आयु से कम शादी को क्या करता है, अवैध घोषित करता है। ये बाल विवाह निषेध कानून आया था 2006 में।
तो हम बात कर रहे थे कि बाल विवाह निषेध कानून 2006 की 2006 के अंतर्गत लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत जबरन बाल विवाह करने वालों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करें कि महिलाओं से संबंधित अन्य क्या सुरक्षात्मक कानून है भारत में, तो वो है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, ये पॉक्सो एक्ट, ये आया था 2012 में आया था। अब अपन बात करते हैं कि ये जो कानून, अब जो मुद्दा चल रहा है, क्या पर्सनल लॉ को ओवरराइड किया जा सकता है, मतलब कि किसी समाज के पर्सनल लॉ है उसको क्या कोई कानून ओवरराइड कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इससे संबंधित अपन बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक सायरो बानो केस 2017 में, इसके तहत जो ट्रिपल तलाक है, उस ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो उस हिसाब से तो कोई भी कानून जब तक कि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं करता हो, ओवरराइड कर सकता है। अब बात करते हैं कि बाल विवाह निषेध के अंतर्गत संशोधन विधेयक पेश किया गया है 2021 में। ये विधेयक बताता है कि सभी धर्मों एक समान कानून लागू होना चाहिए, जिसके अंतर्गत 21 और 18 ना होकर के 21 और 21 वर्ष लड़का हो या लड़की हो, दोनों के अंतर्गत समानता की जानी चाहिए। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है? तो यह है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991। अब अपन बात करते हैं कि दिल्ली को विशेष दर्जा क्यों दिया गया था और किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था। सबसे पहले अपन समिति की बात करते हैं, तो वो है बालकृष्णन समिति। बालकृष्णन समिति का गठन इसीलिए किया गया था कि दिल्ली के संबंध में कुछ विशेष निर्णय लिए। तो उन निर्णयों को देखते हुए संसद ने एक प्रशासक और एक विधानसभा का प्रावधान किया। अब इस विधानसभा को भूमि, पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था, इनको छोड़ करके हर कानून, कोई भी कानून बना सकती थी, बनाने के लिए विधानसभा स्वतंत्र है। तब केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच हमेशा इस बात का डिस्प्यूट रहता है कि उपराज्यपाल, सॉरी मैंने वहाँ राज्यपाल कह दिया, तो उपराज्यपाल विधानसभा के बनाए गए हर कानून के अंतर्गत इंटरफेयर करता है। तो इस बात से दिल्ली विधानसभा हमेशा नाराज रहती है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंतर्गत मामले चल रहे हैं। सबसे पहले 2017 में इनकी जड़ों तक गया। 2017 के अंतर्गत हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसके अंतर्गत लेफ्टिनेंट गवर्नर हर मामले में मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में जाना तय हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इन तीन, भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़ करके विधानसभा स्वतंत्र है। तो इस मामले को लेकर अभी वर्तमान में भी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत मामला पेंडेंसी है और ये
जल्द ही निपटाए जाने की कगार पर हो सकता है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? तो वो है कोल्लम। ये संविधान साक्षर जिला क्या होता है? इसके अंतर्गत 10 साल से ज़्यादा उम्र के हर वयस्क कहना गलत होगा, हर पुरुष या महिला, उनको भारत के संविधान की बेसिक जानकारी हो। इस अभियान के लिए लगभग 2200 प्रशिक्षु को लगाया गया। कोल्लम की बात करें तो ये केरला स्टेट में स्थित है, एक ज़िला है, और इसके अंतर्गत लगभग 16.3 लाख लोगों को शिक्षित किया गया है। इस अभियान में और गहराई में जाए तो पिनराई विजयन ने कोल्लम को आधिकारिक रूप से संविधान साक्षर जिला घोषित किया है। इसके अंतर्गत 7 महीने के अभियान के दौरान जागरूकता फैलाने के लिए स्कूल, कार्यालय, ऑटो स्टैंड और जनजातीय परिषदों का दौरा किया गया। अभियान के तहत संविधान की प्रस्तावना को सभी घरों में वितरित कर सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी संस्थानों और स्कूलों में स्थापित किया गया। विश्व बैंक द्वारा किस राज्य को विज्ञान आधारित वाटरशेड मॉडल, कौन सा मॉडल? वाटरशेड मॉडल विकसित करने के लिए लाइट हाउस पार्टनर के रूप में पहचान की है? तो वो है कर्नाटका की। अब अपन बात कर लें कि ये लाइट हाउस पार्टनर क्या है और फिर वाटरशेड मॉडल क्या है। तो वाटरशेड से नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जल से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत विश्व बैंक ने नवोन्मेषी विकास यानी रिवार्ड योजना के माध्यम से कृषि के अंतर्गत लचीलापन लाने के लिए कायाकल्प वाटरशेड के कार्यान्वयन में कर्नाटक के प्रदर्शन से क्या होकर प्रभावित होकर विश्व बैंक ने अपने अनुभव से सीखने के लिए क्या किया कि उपसारा देश के जितने भी कृषि अधिकारी थे ना, उनको इस कर्नाटक राज्य का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। अब विश्व बैंक ने कर्नाटक को लाइट हाउस पार्टनर के रूप में पहचान की, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लैंड रिसोर्स जो इन्वेंट्री पोर्टल है ना, वो विकसित करने वाला कर्नाटक पहला राज्य है। कौन सा है? लैंड रिसोर्स इन्वेंट्री। अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि एक पोर्टल है जिसमें कृषि, भूजल, फसल और मृदा स्वास्थ्य के संबंध में विभिन्न प्रकार के भूमि के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो उसके लिए लगभग 14 लाख का वितरण किया है। किसका? 14 लाख का वितरण। परियोजना के अंतर्गत आने वाली जो भूमि है ना, उसको इसमें शामिल किया गया है। अब वाटरशेड प्रबंधन है क्या? तो जल के संरक्षण और जल की गुणवत्ता, इनमें सुधार और मिट्टी के संरक्षण के लिए मृदा संरक्षण, उनके लिए जल संभर प्रबंधन कहा जाता है। तो विश्व बैंक ने कर्नाटक को लाइट हाउस पार्टनर के रूप में पहचान दी है। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा शिलोंग के अंतर्गत। अब इससे संबंधित मुख्य बिंदुओं पर अपन चर्चा करें तो ये उत्कृष्टता केंद्र किसने स्थापित किया है? तो ये किया है डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब ने। किसके माध्यम से किया है? वो किया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और अब ये पूरे उत्तर भारत में स्टार्टअप्स और उद्यमों को नेक्स्ट जनरेशन ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए क्या करेगा? ये उत्प्रेरित करेगा। कौन? ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है वो। और इसके अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तहत एक अत्याधुनिक सुविधा स्थापित करने के लिए MEVTY की एक पहल और घोषणा की है। इस उद्देश्य के लिए जल्द ही 10 एकड़ का परिसर तैयार होगा, जिस परिसर में पूर्वोत्तर भारत के युवाओं के लिए जितनी भी योजनाएं होंगी इससे संबंधित, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित उन योजनाओं को समेट करके एक स्थान पर लाया जाएगा। और फिर जो कौशल आवश्यकताएं होगी वो कौशल आवश्यकताएं प्रदान की जाएगी। तो ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित वो है शिलोंग में।